A very good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 2, which is India, Climate and Natural Resources. Okay, तो ये semester 2 का chapter number 2 है, which we are going to start. So let's start. So here it is given, India is a vast country in terms of area. Okay, क्या बोला है? इंडिया एक वास्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया. वास्ट का मतलब होता है काफी विशाल, मतलब जो काफी बड़ी हो, ठीक है ना. वास्ट विच एक्सटेंड्स इन लार्ज क्वांटिटीज और लार्ज एरिया. ओके, सो इंडिया एक वास्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना. अगर एरिया की बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री. ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज द क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. ओके, तो देखो इंडिया एक वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटीज ऑल्सो. ठीक है, नेचुरल डाइवर्सिटीज मतलब, नेचुरल का मतलब आपको पता है, डाइवर्सिटीज का मतलब ऐसी कोई चीज जो चेंज हो सकती हो, है ना. एक लार्ज वैरायटी में जो चेंज हो सकती हो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटीज. ठीक है ना, विच हैज कैपेबिलिटी टू चेंज इन लार्ज एक्सटेंट. ओके, so due to vast natural diversities the climatic conditions differ from region to region. ठीक है ना, इस वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज के कारण जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो डिफर करती है इंडिया के अलग अलग रीजन पे. ओके, नाउ क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बोला क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट मीन्स जो एवरेज वेदर कंडीशंस होता है ना. एवरेज वेदर कंडीशन मतलब, वेदर का मतलब होता है हर दिन का मौसम. ठीक है ना, किसी भी एक दिन का मौसम, उसको बोलते हैं हम वेदर. ठीक है ना. और क्लाइमेट क्या होता है? अगर आप पिछले कई सालों का, मतलब लंबे समय का, पिछले 5 सालों का आप वेदर कंडीशन चेक करो, तो इफ कोई एक इंडिया का पर्टिकुलर रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है कि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है. ठीक है, सो क्लाइमेट इज समथिंग विच विच इज कैलकुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. लंबे समय तक कोई चीज अगर बार बार दोहराई जाए तो उसको कंसिडर करके हम बताते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, वेदर का ही एक पार्ट है, पर वेदर क्या है, पर हर दिन का अलग अलग होता है. जैसे आज धूप ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो वेदर हर बार चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है. ठीक है, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आज 24 दिसंबर को जैसा टेम्परेचर इस साल है नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही होगा, या फिर 2 दिसंबर को जैसा टेम्परेचर या जैसा वेदर कंडीशन है वैसी नेक्स्ट ईयर भी रहेगी. ठीक है, बट क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है? जो वेदर कंडीशंस होती है उसका अगर मैं एवरेज निकाल लूँ कि ऑन एन एवरेज मान लिया कि राजस्थान में मोस्टली गर्मी पड़ती है ना, तो इसकी वेदर कंडीशन हमने मान ली कि एवरेज वेदर कंडीशन गर्म है. इट मींस यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट क्लाइमेट है. ठीक है, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, हमेशा वेदर कंडीशन चेंज तो होती रहती है बट ठंड ऑन एन एवरेज ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उसका क्लाइमेट क्या है? कोल्ड क्लाइमेट है. ठीक है, तो क्लाइमेट मीन्स एक एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, plateaus, distance from the sea or ocean, the tides and currents of the sea or the ocean and forest cover play an important role in creating the climatic condition of the place. तो ये जो चीजें मैंने बताई, they all play an important role in creating the climatic condition of a place, है ना. किसी भी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को बनाने में इन सबका रोल होता है. किसका किसका? द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, है ना. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. ठीक है, तो एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस वो जगह सी लेवल से कितने ऊपर है ना. तो एल्टीट्यूड का मतलब एक तरह से ऊंचाई होता है. सो उस प्लेस का एल्टीट्यूड. ठीक है, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की लोकेशन क्या है. ठीक है, प्लेट्यूज, वहां पे प्लेट्यूज है कि नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, ओशन और सी से कितनी दूरी पर है. द टाइड्स एंड करेंट्स ऑफ द सी और द ओशन एंड द फॉरेस्ट कवर प्ले. ठीक है ना, मीन्स एंड द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर का मतलब फॉरेस्ट का कितना एरिया कवर हो रहा है उसमें. ठीक है ना, तो फॉरेस्ट कवर
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। तो किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इन सारी चीजों के कारण ही क्रिएट होती है, ठीक है ना। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो इसमें दिया है इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। अब हेमिस्फीयर का मतलब होता है, हेमिस्फीयर मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आप कह सकते हो, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के नॉर्थ की ओर, ठीक है ना, मतलब जो इक्वेटर होता है उसके नॉर्थ वाले पार्ट में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है ना। सो इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और कौन सी दो इसके बीच लाई करता है, दैट इज 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा मैप्स वगैरह में, ठीक है ना, या फिर ग्लोब में इस तरीके से ये कुछ लाइंस रहती है ना, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ऐसे वर्टिकल लाइंस भी देखी होंगी आपने, है ना, ऐसे वर्टिकल लाइंस इस तरीके से देखी होंगी आपने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप अगर ग्लोब देखोगे तो आपको दिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो आई होप ये याद रहेगा सभी को कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। इसमें काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, भूल जाते हैं कि लैटिट्यूड किसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं। तो लॉन्ग, इसको याद करने का देखो एक तरीका है, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग मीन्स लंबाई, ठीक है। लंबाई कैसे मेजर करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जो लाइंस हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। या दूसरा तरीका भी है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इस तरीके से बचपन में पढ़ते थे कि ये खड़ी लाइन है ना, स्टैंडिंग लाइन, एंड दिस इज फ्लैट लाइन या फिर लेटी हुई लाइन, ठीक है ना, ऐसे लेटता है ना इंसान, तो इसको लोग बोलते हैं स्लैंट लाइन, लेटी हुई लाइन, या इसको स्टैंडिंग लाइन। तो ये लेटी हुई लाइन से बनता है लेटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ठीक है, लेटी हुई लाइन से लैटिट्यूड्स। तो ये भी तरीका याद रखने का। तो अब आप चाहे लॉन्ग से याद रखिए या फिर लेटी हुई लाइन से याद रखिए। तो इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब एक लाइन है 8 डिग्री नॉर्थ की और एक 37 डिग्री नॉर्थ की, इन दोनों के बीच में ही इंडिया ऐसे हमारा है, ठीक है। मतलब आप समझ जाना, मैं मैप नहीं बना रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से है हमारा इंडिया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में। ओके, इसके बाद बोला है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, ड्यू टू दिस नॉर्थर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज वार्म इन द सेंट्रल रीजन, ठीक है ना। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारी कंट्री के मिडिल से जाकर के गुजरता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जो आपका लैटिट्यूड है ना, उसी टाइप वही है, ठीक है। तो इट इज 23 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होता है ना, 23 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है आपका, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बीच से जाता है, एंड ड्यू टू दिस नॉर्थर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज वार्म इन द सेंट्रल रीजन। तो हमारे कंट्री के सेंट्रल रीजन में काफी वार्म क्लाइमेट होता है और नॉर्थर्न रीजन में काफी कूल क्लाइमेट होता है। ओके, नाउ सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है ना। तो हमारी कंट्री में सेवरल प्लेसेस मतलब कई सारी ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है ना, दैट आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। अब कोस्ट मतलब क्या होता है, कोस्ट मीन्स ये जो तट होता है ना, पानी का, नदी का तट या समुद्र का तट जो है, तो ये जो हमारा अरेबियन सी है ना, या फिर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के पास ये जो बे ऑफ बंगाल है या फिर इंडियन ओशियन है,
तो समुद्र के तट से बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो मोर देन 1500 किलोमीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात में अगर आप देखोगे तो गुजरात कोस्ट के काफी पास है ना, मतलब काफी पार्ट तो गुजरात का एकदम कोस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। बट ये जो एमपी का ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस कोस्ट से 1500 किलोमीटर से ज्यादा, 1500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे, और इस कोस्ट से भी 1500 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वही बोला है कि सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। ड्यू टू दिस दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, और पानी से इतना दूर होने की वजह से या फिर कोस्ट से इतना दूर होने की वजह से दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो या तो बहुत हॉट भी रहेगी और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ठंड में बहुत कम हो जाता है, बहुत मतलब जीरो तो नहीं बट काफी ठंड पड़ती है, और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है ना। तो जो टेम्परेचर है वो एकदम एक्सट्रीम तक जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस विथ बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सीवियर। तो जो ठंड और गर्मी दोनों बहुत सीवियर होते हैं ना, मतलब गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ेगी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ेगी, ओके। सो हाउएवर द प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर। एग्जांपल्स आर श्रीनगर एंड मनाली। तो बोला गया हाउएवर मतलब अगर कोई जगह हायर एल्टीट्यूड्स में है ना, मतलब ऊंचे स्थानों पर है जिसका हाइट काफी ज्यादा है, मतलब माउंटेन्स टाइप का हो गया, तो वो ठंडे इलाके ही रहते हैं, भले ही कोस्ट से कितना भी दूर हो, ठीक है ना। तो अगर जो कोई प्लेस है अगर वो हायर एल्टीट्यूड में है, मतलब काफी ऊंचाई पे है, तो वो कूलर ही रहेगी, उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। एग्जाम्पल दिया है श्रीनगर एंड मनाली, ठीक है। जैसे ये श्रीनगर है, अब ये श्रीनगर कोस्ट से ऑलरेडी देख सकते हो आप बहुत ज्यादा दूर है ना, बट काफी ठंडा इलाका है बिकॉज काफी हाइट पे है ना। ये जो कश्मीर का एरिया है ये आपका सी लेवल से काफी ऊपर है, ठीक है, काफी ऊपर, मतलब हाइट बहुत ज्यादा है, ओके। तो आप देख सकते हो ये दो आपको मैप दिए हुए हैं, ठीक है ना। 2.1 में बोला गया है दिस इज द टेम्परेचर एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन इन जनवरी। तो जनवरी के टाइम पे इंडिया में टेम्परेचर कैसा है, एयर प्रेशर कैसा है, विंड का डायरेक्शन क्या है, वो ये इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर आपका ये अलग अलग रेंज में दिया हुआ है। जैसे पिंक वाला जो पोर्शन है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है जनवरी में। तो आप देख सकते हो पूरा ये कश्मीर वाला जो इलाका है ना, लेह लद्दाख और कश्मीर, इस एरिया में टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। इट मीन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हो आपका गुजरात का नॉर्थन पार्ट और ये पूरा इंडिया का पूरा सेंट्रल, पूरा मतलब मैक्सिमम एमपी यूपी आधा राजस्थान है ना, यहाँ बिहार वगैरह, ये सब का टेम्परेचर 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और 15 डिग्री सेल्सियस भी कोई बहुत मतलब गर्म चीज नहीं है, 15 डिग्री सेल्सियस काफी ठंडा एरिया हो गया। बिकॉज आपने देखा होगा आपके एयर कंडीशन में भी जो आपका एसी होता है उसमें 16 डिग्री सेल्सियस बहुत से एसीज में मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब इससे कम आप कर ही नहीं सकते। तो 15 डिग्री सेल्सियस भी काफी ठंडा तापमान होता है, ओके, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे और भी चीजें, तो यहाँ पे देखो ये पर्पल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये महाराष्ट्र से अगर आप लो और नीचे वाला पूरा इंडिया का पार्ट, तो ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रहता है ड्यूरिंग जनवरी, ओके। और जो आप साउथ का पार्ट देखोगे केरला और तमिलनाडु का, ये तो 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के टेम्परेचर में रहता है, मतलब गर्म इलाके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गर्मी काफी रहती है जनवरी में भी, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में देखो एकदम टेम्परेचर और विंड का फ्लो है वो सब चेंज हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हो जुलाई में मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्म इलाके। तो आपका गुजरात का नॉर्थन पार्ट होते हुए ये पूरा राजस्थान होते हुए एमपी का ये नॉर्थ ईस्ट का काफी सारा पार्ट, ये पूरा क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। कब?
जुलाई के टाइम पे। ओके, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू सीजनल विंड्स। ठीक है, तो इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो होती है सीजनल विंड्स के कारण, मतलब जो सीजन्स में हवा बहती है ना, वो अपने साथ रेनफॉल को लेकर के आती है। दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो हवाएं हैं पूरे साल सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो करती, इनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी वजह से बोला है कि देखो भैया, जो विंड्स हैं वो हमेशा ब्लो नहीं करती, मतलब द विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन, हमेशा सेम डायरेक्शन में विंड नहीं चलती है इंडिया में। इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग पार्ट्स में, देश के अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पार्ट्स में जो रेनफॉल है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है ना, कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ जगह कम होती है, कुछ जगह ठीक होती है, ठीक है, कुछ जगह तो बहुत ही कम होती है, इस तरीके से। ओके, thus मेघालय एंड आसाम एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल whereas there is scanty rainfall in the desert region of राजस्थान। तो इसलिए बोला है 10 मेघालय एंड आसाम, जो आपका मेघालय और आसाम वाला पार्ट है ना, ये जो 7 सिस्टर्स में है ना, मेघालय एंड आसाम, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, दे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। वेयर एज देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का डेजर्ट रीजन है वहां पे स्कैंटी रेनफॉल होती है। स्कैंटी का मतलब बहुत कम, ठीक है, मींस जरूरत से भी ज्यादा कम, या फिर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ना होना, ठीक है, मींस इन लेस क्वांटिटी, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। ओके, तो इसके बाद देखो आगे दिया हुआ है, साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स 3 साइड्स। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया है वो क्या है, पेनिनसुला है, और पेनिनसुला का मतलब होता है एक लैंड का पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर बट स्टिल द पार्ट ऑफ मेन लैंड। जो आपका मेन लैंड है उसका पार्ट है अभी भी उसी से एक्सटेंड होकर के आया है, बट चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। सो साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलोंग इट्स 3 साइड्स। ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। ठीक है ना, इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये जो वाटर बॉडी से चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, उसकी वजह से होता क्या है, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट के पास जो प्लेसेस होती हैं, एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड मॉडरेट कोल्ड, मतलब यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी। जैसे आप अगर मुंबई के टेम्परेचर की बात कर लो, आप अपने गुजरात में चले जाओगे जो कोस्ट के पास एरियाज हैं, ठीक है ना, वहां पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है ना। बट एमपी के बहुत से ऐसे इलाके हैं, मध्य प्रदेश के, यूपी के, जहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ओके, Consequently, these areas enjoy a moderate climate, जिसकी वजह से ये जो कोस्ट के एरियाज हैं, जो सी कोस्ट हो गया या ओशियन कोस्ट के पास के इलाके हैं, ये इंजॉय क्या करते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, है ना, बीच का रहता है। द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो आप अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया का अगर साउथ वाला पार्ट मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट साइड बनाने की कोशिश भी की थी, तो इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा इंडिया का साउथर्न पार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये मैप में भी आपने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द ईस्टर्न घाट्स and the western ghats are on the east and west coast of South India respectively. This also has an effect on the seasonal rainfall. तो आपको क्या बोला है, इंडिया के साउथर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना, घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स इधर पे हैं, ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स इधर पे हैं, ठीक है ना। आप सोचोगे ये घाट्स क्या चीजें हैं, ठीक है, तो वो वाला घाट नहीं कि जो पानी के घाट में, मतलब पानी के जहाँ पे नदी के किनारे ऐसे सीढ़ियाँ होती है ना, वो घाट अलग चीज है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को बोल रहा है, ये जो
वेस्ट पार्ट में और ईस्ट पार्ट में साउथ इंडिया के, यहाँ पे इरेगुलर माउंटेन रेंजेस है, ठीक है ना, इरेगुलर माउंटेन रेंजेस है। तो इरेगुलर माउंटेन रेंजेस मतलब एक माउंटेन, उसके बाद कुछ गैप है ऐसे, और दूसरी माउंटेन, फिर गैप है, फिर तीसरी माउंटेन। तो ये जो बीच के जो गैप है इनको क्या बोलते हैं, घाट्स, ठीक है ना, जहां से पैसेज बनता है ना उसको बोल देते हैं घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, मतलब ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में ये माउंटेन के रेंजेस हैं विच इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दिस ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल। तो इन ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स की वजह से सीजनल रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ता है। Winds changing their course according to the seasons is a special feature of India's climate. India experiences all three seasons, that is winter, summer and monsoon, तीनों एक्सपीरियंस करते हैं हम इंडिया में, ठीक है। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ये तीनों मौसम अच्छे से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था विंड्स चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया क्लाइमेट। ये इंडिया का स्पेशल क्लाइमेट क्या है, जो विंड्स है वो अपना कोर्स, अपना डायरेक्शन, अपना तरीका, ठीक है ना, क्या करती है, चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के साथ साथ वो जो विंड्स हैं वो अपना तरीका, है ना, वो अपना पूरा जो कोर्स है ना, जो पूरा पाथ है वो चेंज करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। और ये क्या है कि एक स्पेशल फीचर है इंडियाज क्लाइमेट का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं विंटर, समर और मानसून इंडिया में कैसे पड़ता है। ओके, तो लेट अस सी अबाउट विंटर फर्स्ट, ठीक है। विंटर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इंडिया एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडिया में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में विंटर का सीजन पड़ता है, ठीक है। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। तो स्लैंटिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ एंगल पे, डायरेक्टली स्ट्रेट ऐसे ना आने की जगह थोड़ा सा ऐसे एंगल पे आना, ठीक है। तो जो सन रेज है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अर्थ पे डायरेक्टली, मतलब इंडिया पे, इंडिया का जो पोर्शन उसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं आती है रेज, वो ऐसे स्लैंटिंग वेज में आते हैं, ठीक है ना, मतलब एक एंगल बना करके। तो स्लैंटिंग मतलब स्लैंटिंग रेज जो आती हैं, ठीक है ना, तिरछी रेज, उसके कारण ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता है, इसीलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है, विंटर के टाइम पे फॉल हो जाता है, ठीक है। ठंड में जो होता है टेम्परेचर फॉल होता है बिकॉज जो सन से रेज आ रही होती हैं वो डायरेक्टली इंडिया में नहीं पड़ती है, वो स्लैंटिंग डायरेक्शन में इनडायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे अभी आप देखोगे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में टेम्परेचर फॉल हो जाता है और जनवरी और फरवरी में भी ठंड का मौसम रहता है, ठीक है। नाउ प्लेसेस इन नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करो, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, मीन्स बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, या माइनस में भी कई जगह चला जाता है इधर। ओके, मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कई बार टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, which results in snowfall at times. It is not very cold in southern India as it is comparatively nearer to the equator, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला है कि जो टेम्परेचर है कई बार 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्नोफॉल होता है, ठीक है। स्नोफॉल मीन्स बर्फ गिरती है, आपने देखा होगा कोल्डर प्लेस में, जम्मू कश्मीर में, शिमला में अक्सर बर्फ गिरती है ना। तो रेनफॉल जो है वो फ्रीज होकर के स्नोफॉल के फॉर्म में गिरती है, ठीक है। एंड इट इज वेरी कोल्ड, इट इज नॉट वेरी कोल्ड इन साउदर्न इंडिया। जो साउथ इंडिया है ना, आप इंडिया में देखोगे ये वाला पार्ट साउथ इंडिया कहलाता है, यहाँ पे केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। तो साउथ इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता है, क्यों, बिकॉज आपने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से कहीं निकलता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23 डिग्री नॉर्थ,
और यहाँ कहीं इक्वेटर है नीचे 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेटर के थोड़ा पास है कंपेरेटिवली, है ना। और आप देखोगे यहाँ पे कोस्ट के भी ये पास है, मतलब समुद्र के भी पास है। दैट्स वाई यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है और ये कम ठंडा पड़ता है, ठीक है ना। दो चीज, एक तो ये पानी के पास है, ठीक है, इसलिए उतनी एक्सट्रीम ठंडी नहीं पड़ती, और दूसरा इक्वेटर के पास है, ठीक है, इसलिए और कम ठंडी पड़ती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी गर्म रहता है, ठीक है ना, ठंडी के टाइम पे भी। ओके, तो लेट्स स्टडी अबाउट समर नाउ। तो समर के बारे में इंडिया में दिया हुआ है, इंडिया एक्सपीरियंसेस समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मई, ठीक है ना। मार्च और मई मतलब मार्च अप्रैल मई के टाइम पे गर्मी का सीजन इंडिया में आता है, ठीक है। हालांकि आजकल थोड़ा सा ये सीजन शिफ्ट भी हो जाता है, अक्सर जून तक जाता है ये, है ना, मई के बाद जून तक भी जाता है समर सीजन, बट अभी इधर मार्च से मई दिया है तो हम मार्च से मई पढ़ लेते हैं। सो मार्च से मई के बीच समर सीजन होता है। ड्यू टू द डायरेक्ट रेज of the sun falling on places near the tropic of cancer the temperature is very high। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना उस पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, सन की जो रेज है डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है। कब, मार्च से मई के टाइम, मींस ड्यूरिंग समर द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द प्लेसेस नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 23 डिग्री नॉर्थ, जो हमारे इंडिया से होते हुए जाता है, वहां पे सन रेज क्या है डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ती हैं इस टाइम पे, समर के टाइम पे, और इसी वजह से जो टेम्परेचर है वेरी हाई, काफी हाई हो जाता है, ठीक है। इन many places of central and western India the temperature ranges between 45 degrees Celsius to 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है अप्रैल और जून के टाइम पे, ठीक है ना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। सेंट्रल और वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल ये हो गया और वेस्टर्न यहाँ का पार्ट हो गया, मतलब ये गुजरात राजस्थान से लेते हुए ये सेंट्रल पार्ट, ठीक है ना। इतने पार्ट में बोला है अक्सर कई जगह ऐसी हैं जहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राजस्थान में तो पहुंच ही जाता है। ऐसे एमपी के कई सारे आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है ड्यूरिंग समर। ओके, सो इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट ऑफ राजस्थान में तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये था इंडिया का पूरा समर सीजन किस तरीके से होता है, ठीक है ना, क्यों ये टेम्परेचर आता है, ठीक है, और जो टेम्परेचर रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है इंडिया में, ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा हॉट होता है पूरे इंडिया में। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मानसून। मानसून मतलब बारिश का सीजन जो होता है ना उसको बोलते हैं मानसून, ठीक है। सो मानसून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सीजन होता है इंडिया का। इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स, ठीक है ना। तो जो मानसून सीजन है सबसे पहले बोला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है ना, किसान बहुत सारे हैं, हम लोग मींस एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। सो इट लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक रहता है मानसून। इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ, है ना, मतलब जो इंडिया में पूरे साल में टोटल रेनफॉल होती है, ठीक है, उसमें से 80% कब हो जाती है, जून से सितंबर के बीच, और बाकी 20% कब होती है, जब मौसम को चेंज होना होता है। मीन्स आपने देखा होगा जब गर्मी से ठंडी आनी होती है तो भी थोड़ा सा पानी गिरता है, और जब ठंडी से वापस गर्मी आनी होती है तो भी पानी थोड़ा सा गिरता है और फिर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया, ठीक है, जो विंड्स हैं ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो जो अरेबियन सी के अक्रॉस विंड ब्लो कर रही हैं, ठीक है ना, मतलब बह रही इधर से, तो वो एंटर करती है इंडिया कहाँ, थ्रू मालाबार कोस्ट इन केरला। केरला में यहाँ मालाबार कोस्ट के थ्रू क्या होती है, विंड इंडिया में एंटर करती है, ठीक है ना। और विंड ही अपने साथ क्या लेकर के आती है, बारिश या फिर कह सकते हो मानसून लेकर के आती है, ठीक है ना। ये ब्लोइंग विंड्स ही सीजन चेंज करती हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ winds blowing across the Arabian Sea enter India through the Malabar coast of Kerala. That region receives more than 300 centimeter of rain. The winds blowing across the Bay of Bengal brings rainfall to the eastern part of India like West Bengal, Assam, मेघालय एक्सेट्रा. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो विंड ब्लो कर रही थी है ना, और मालाबार कोस्ट से इंडिया को एंटर करती हैं. सो दिस रीजन है ना, जो केरला का ये रीजन होता है, ये जो केरला का रीजन है, इट रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. तो 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल यहाँ होती है. इट मीन्स काफी सारी रेनफॉल होती है. इसलिए आप देखोगे केरला में बहुत सारी ग्रीनरी है ना, और अक्सर कभी कभी ज्यादा बारिश की वजह से या कुछ बाढ़ वगैरह भी आ जाती है इधर. ओके. एंड द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. और जो बे ऑफ बंगाल के अक्रॉस विंड ब्लो करती है ना, वो क्या करती हैं, कहाँ पे मानसून लाती हैं, वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में. नॉर्थ ईस्ट पार्ट मतलब आपका ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, आपका ये वाला असम वाला पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना, इन सारी जगह पे, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल से होते हुए आपका ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, इन सब जगहों पर रेनफॉल लाती है. द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर. जो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स होती है ना, रिट्रीटिंग मानसून विंड्स वो कहाँ पे रेनफॉल लाती हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो आप यहाँ पे आपका देख सकते हो इधर पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पर जो मानसून आता है वो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स के कारण आता है. और किस मंथ में आता है, अक्टूबर से नवंबर. अक्टूबर नवंबर पे यहाँ पे मानसून आता है. ठीक है. सो आपको ये एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि रेनफॉल इन सेंटीमीटर किस जगह पे कितनी रेनफॉल होती है. ठीक है ना. तो हमने बताया था कि लाइक केरला वाले पार्ट में जो मालाबार कोस्ट है वहां से आपकी जो विंड्स है ये एंटर करती है और इसलिए यहाँ 300 सेंटीमीटर ज्यादा रेन आती है, मींस गिरती है. इसीलिए यहाँ पे देखो दिया हुआ है मोर देन 200 में ये वाला पार्ट पूरा केरला का और ये मुंबई, ठीक है ना. और उसके बाद मतलब ये गोवा से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट. और उसके बाद आप यहाँ देखोगे आसाम, मेघालय, ठीक है ना, और इन सब में है ना, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, वहां पे भी मोर देन 200 रेनफॉल होती है. और सबसे कम रेनफॉल की अगर हम बात करें तो देखो ये पूरा राजस्थान का पार्ट हो गया, यहाँ लेह लद्दाख का पार्ट हो गया, और ये थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र और एमपी का थोड़ा सा पार्ट हो गया है ना. बाकी पार्ट में देखो पिंक मतलब 50 से 100 रेनफॉल होती है, और ये वाला जो पार्ट है इंडिया का इसमें 100 से 200. ठीक है. तो ये एमपी का पार्ट अगर आप बात करो तो एमपी का पार्ट पिंक और ग्रीन और थोड़ा सा येलो को भी कवर करता है. अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात पूरा पिंक पार्ट को कवर कर रहा है. इट मींस गुजरात में 50 से 100 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता है. ठीक है. तो अब इस रेनफॉल के बाद हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ. ठीक है. ह्यूमन लाइफ में क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है, बट इसको हम देखेंगे अगली क्लास में. ठीक है. बिकॉज फिर क्लास काफी लेंथी हो जाएगी. उसके बाद द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो अभी जितना पढ़ा है यहाँ तक आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क. सो राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल.